नमस्कार। आज हम कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी की बहुत ही सूक्ष्म दुनिया में झांकने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर दो बेहद दिलचस्प चीजों पर बात करेंगे। एक तो है बार बॉडीज हम्म। और दूसरी है डीएनए और आरएनए को रंगने की तकनीकें, मतलब स्टेनिंग। हाँ, स्टेनिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इन बारीक संरचनाओं और तकनीकों की, मतलब बेसिक से लेकर थोड़ी एडवांस बातों तक ले जाएगी। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना कि ये छोटी छोटी डिटेल्स हमारे स्वास्थ्य और जेनेटिक्स की बड़ी पहेली सुलझाने में कैसे मदद करती हैं। सही कहा। ये विषय सुनने में शायद छोटे लगें पर है बहुत महत्वपूर्ण। न सिर्फ बायोलॉजी की बुनियाद समझने के लिए बल्कि कई आनुवांशिक बीमारियों का पता लगाने और कोशिकाओं की सेहत जांचने में भी इनका बड़ा रोल है। तो चलिए हमारे पास जो जानकारी है उसे परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। ठीक है। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं इन बार बॉडीज से। आखिर ये हैं क्या? एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। हाँ तो सोचिए, महिलाओं की कोशिकाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। हाँ, XX। हाँ। अब शरीर को दोनों एक्स क्रोमोसोम से मिलने वाले जेनेटिक निर्देशों की डबल डोज नहीं चाहिए, क्योंकि पुरुषों में तो सिर्फ एक ही एक्स होता है, XY। अच्छा। तो प्रकृति ने इसका एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। जब भ्रूण विकसित हो रहा होता है, उसी शुरुआती दौर में महिला की हर कोशिका अपने 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक को लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय कर देती है, मतलब हाँ, ऑफ कर देती है। ऑफ कर देती है एक पूरे क्रोमोसोम को। हाँ, बिल्कुल। ये जो निष्क्रिय या बंद हुआ एक्स क्रोमोसोम है, ये सिकुड़कर एक, क्या कहते हैं, घनी सी संरचना बन जाता है। और यही संरचना बार बॉडी कहलाती है। ये अक्सर कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में एक किनारे पर दिखती है। कमाल है, मतलब शरीर खुद ही जीन्स को बैलेंस करने के लिए ऐसा करता है। पर ये डोजेज कंपनसेशन ही मुख्य कारण है। हाँ, मुख्य कारण यही है, डोजेज कंपनसेशन। मतलब एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं, उनकी मात्रा या डोज पुरुषों और महिलाओं में बराबर रखना। अगर ऐसा न हो तो महिलाओं की कोशिकाओं में एक्स लिंक्ड जीन से बनने वाले प्रोटीन पुरुषों से दुगने हो जाएंगे और इससे विकास में गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा। तो ये संतुलन बनाने का एक तरीका है। और ये जो प्रक्रिया है ना, एक्स निष्क्रियता, ये रैंडम होती है। मतलब किसी कोशिका में माँ वाला एक्स बंद हो सकता है तो किसी में पिता वाला। समझ गया। तो ये कोशिका के अंदर एक स्विच ऑफ बटन जैसा है क्रोमोसोम के लिए। पर अगर ये इतना छोटा और निष्क्रिय है तो इसे वैज्ञानिक देखते कैसे हैं? मतलब माइक्रोस्कोप में ये कैसा दिखता होगा? इसे देखने के लिए खास तरह के रंगों, मतलब स्टेन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टेन्स? हाँ, जब कोशिकाओं को इन रंगों से रंगा जाता है तो ये जो निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम है यानी बार बॉडी, ये बाकी जेनेटिक मटेरियल की तुलना में ज्यादा गहरा रंग पकड़ता है। अच्छा, गहरा रंग। हाँ, तो माइक्रोस्कोप में देखने पर ये आमतौर पर न्यूक्लियस के अंदरूनी झिल्ली के पास चिपका हुआ एक छोटा सा गहरा धब्बा जैसा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक बेकार पड़ा टुकड़ा नहीं है, इसका दिखना या ना दिखना भी जरूरी है। तो इसका असली महत्व क्या है फिर? सिर्फ एक धब्बे से ज्यादा क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, इसका महत्व इसी में है कि ये दिखता है या नहीं और कितनी संख्या में दिखता है। बार बॉडी की गिनती कोशिका में मौजूद एक्स क्रोमोसोम की संख्या का सीधा सीधा संकेत देती है। संख्या का संकेत? हाँ, एक सामान्य नियम है, आसान सा। बार बॉडी की संख्या इज इक्वल टू कुल एक्स क्रोमोसोम की संख्या -1। अच्छा, N-1 रूल। बिल्कुल। तो सामान्य महिलाओं में XX 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उनमें 2 - 1 बराबर 1 बार बॉडी मिलेगी। ठीक। और सामान्य पुरुषों में XY में सिर्फ 1 एक्स होता है, तो उनमें 1 - 1 बराबर 0, यानी कोई बार बॉडी नहीं होती। नहीं। हाँ, और यही साधारण सा नियम को जेनेटिक कंडीशंस का पता लगाने में पहला महत्वपूर्ण सुराग बन जाता है। अच्छा, N1, ये तो काफी सीधा है। तो कौन सी स्थितियां पता चलती हैं इससे? हमारे पास जो जानकारी है उसमें टर्नर सिंड्रोम का जिक्र है। हाँ, टर्नर सिंड्रोम ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो सिर्फ महिलाओं को प्रभावित करती है। इनमें सामान्य 2 एक्स की जगह सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब XO। तो अब N-1 नियम लगाइए। एक एक्स मतलब 1 - 1 इज इक्वल टू 0 बार बॉडी। 0। हाँ, तो टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाओं की कोशिकाओं में बार बॉडी नहीं मिलती है
और इसके लक्षण हो सकते हैं जैसे छोटा कद, गर्दन के पीछे त्वचा की सिलवटें, बांझपन वगैरह। तो बार बॉडी टेस्ट इसकी जांच का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो बार बॉडी का नाम मिलना भी एक जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी। और एक और सिंड्रोम का नाम था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है? हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये पुरुषों को प्रभावित करता है। इसमें उनके पास सामान्य XY की जगह एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है, मतलब XXY। XXY, अच्छा, एक ज्यादा X। बिल्कुल। तो यहाँ N-1 नियम लगाएं तो 2 X क्रोमोसोम है। तो एक बार बॉडी। एग्जैक्टली। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुषों की कोशिकाओं में आमतौर पर एक बार बॉडी पाई जाती है। इसके लक्षणों में हो सकता है लंबा कद, शरीर पर बाल कम होना, बांझपन। तो आप देख रहे हैं कैसे एक छोटे से धब्बे को गिनकर क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी का अंदाजा लग जाता है। ये वाकई मतलब कोशिका विज्ञान से मिलने वाला एक अहम डायग्नोस्टिक संकेत है। ये सच में कमाल है, इतनी छोटी सी चीज और इतनी बड़ी जानकारी। अच्छा, तो वैज्ञानिक इसकी जांच के लिए ये कोशिकाएं लेते कहां से हैं? क्या ये कोई मुश्किल प्रक्रिया है, सैंपल लेना? नहीं, प्रक्रियाएं आमतौर पर काफी सरल होती हैं। सबसे आम तरीका है बुकल स्वैब। बुकल स्वैब? हाँ, इसमें बस गाल के अंदर की तरफ एक रुई का फाये जैसा मतलब स्वैब, उसको रगड़कर वहां की कोशिकाएं इकट्ठी कर लेते हैं। एपिथेलियल सेल्स, इसमें कोई दर्द नहीं होता। अच्छा। महिलाओं में कभी-कभी पैप स्मेयर टेस्ट के दौरान जो कोशिकाएं ली जाती हैं गर्भाशय ग्रीवा से, वो भी इस्तेमाल हो सकती हैं। या फिर विजाइनल स्क्रीपिंग से भी कोशिकाएं ले सकते हैं। सैंपल लेने के बाद इन कोशिकाओं को स्लाइड पर फैलाते हैं, फिर खास केमिकल फिक्सेटिव से फिक्स करते हैं ताकि वो खराब ना हो, और फिर उन्हें बार बॉडी देखने के लिए रंगा जाता है। आपने रंगने की बात की, स्रोत में एक नाम है क्रेजी फास्ट वायलेट एसीटेट विधि। हाँ, क्या आप थोड़ा बता सकती हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है? मतलब बहुत ज्यादा लैब वाली डिटेल में नहीं, पर ये बार बॉडी को उभारती कैसे है? हाँ जरूर। क्रेजी फास्ट वायलेट ये एक खास तरह की डाई है। ये कोशिका के न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होता है, मतलब डीएनए और प्रोटीन का जाल, उससे जुड़ती है। ठीक। अब बार बॉडी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कसी हुई मतलब संघनित होती है, तो वो इस डाई को ज्यादा सोखती है और ज्यादा मजबूती से पकड़ लेती है बाकी हिस्सों के मुकाबले। अच्छा, ज्यादा कसकर पकड़ती है। हाँ, तो प्रक्रिया में मूल रूप से यही होता है। कोशिकाओं को तैयार करके स्लाइड पर लगाते हैं, फिर उन्हें अल्कोहल वगैरह से ट्रीट करके इस डाई के घोल में डालते हैं। डाई बार बॉडी वाले हिस्से में ज्यादा गहराई से बैठ जाती है। फिर जब एक्स्ट्रा डाई धो दी जाती है और स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखने लायक बनाते हैं, तो नतीजा ये होता है कि कोशिका के बाकी हल्के रंग के हिस्सों की तुलना में बार बॉडी एक गहरे बैंगनी रंग के धब्बे की तरह साफ नजर आती है। अच्छा। इसी सिलेक्टिव स्टेनिंग से उसे पहचानना आसान हो जाता है। अच्छा, तो वो डाई खासतौर पे उस घने हिस्से को पकड़ लेती है। समझ गया। चलिए, अब बार बॉडी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एक खास निष्क्रिय क्रोमोसोम को कैसे हाईलाइट करते हैं, पर अगर हमें कोशिका के अंदर जो दो मुख्य जेनेटिक मटेरियल हैं, डीएनए और आरएनए, उनमें ही फर्क देखना हो, तो वो कैसे करते हैं और ये जानना जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, डीएनए और आरएनए कोशिका के सबसे अहम अणु हैं। डीएनए तो हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो न्यूक्लियस में सुरक्षित रहता है। ब्लूप्रिंट। और आरएनए उस ब्लूप्रिंट के निर्देशों को लेकर प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये ज्यादातर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोलिस में पाया जाता है। ठीक है। तो इन दोनों को अलग-अलग देख पाना कोशिका की सेहत, उसकी एक्टिविटी लेवल और किसी भी असामान्यता, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे कैंसर कोशिकाओं के न्यूक्लियस जहां डीएनए है, अक्सर अजीब आकार के और असामान्य दिखते हैं, और जो कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हों या ज्यादा प्रोटीन बना रही हों, उनमें आरएनए की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो इनको अलग देखना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए ऐसी तकनीकें चाहिए जो इन दोनों में साफ-साफ फर्क कर सके। हमारे स्रोतों में एक एक्रिडीन ऑरेंज फ्लोरेसेंस विधि का जिक्र है। ये नाम ही काफी आकर्षक लग रहा है। फ्लोरेसेंस मतलब चमक। ये कैसे काम करती है? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प तकनीक है। एक्रिडीन ऑरेंज एक खास डाई है जो अंधेरे में जब उस पर खास तरह की रोशनी डाली जाती है तो चमकती है, फ्लोरेसेंट है। अच्छा।
और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये डीएनए और आरएनए दोनों से जुड़ती है, लेकिन जुड़ने के बाद अलग-अलग रंग की चमक पैदा करती है। अलग-अलग रंग? वो कैसे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि अणु सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा, स्ट्रैंड पर। हाँ, डीएनए आमतौर पर कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। हाँ, डबल हेलिक्स। जब एक्रिडीन ऑरेंज इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जुड़ता है तो ये हरी चमक देता है। हरी। और आरएनए वो आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जब ये डाई इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से जुड़ती है तो ये लाल या नारंगी लाल चमक देती है। वाह, हरा और लाल। हाँ, तो जब आप इस डाई से रंगी कोशिका को एक खास माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, हाँ, तो आपको कोशिका का न्यूक्लियस जहाँ डीएनए ज्यादा है हरा चमकता हुआ दिखेगा। हाँ, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस जहाँ आरएनए ज्यादा है वो लाल या नारंगी चमकते हुए दिखेंगे। अरे वाह, तो एक ही डाई से दो अलग-अलग रंग मिल गए जो डीएनए और आरएनए की लोकेशन बता रहे हैं। हाँ, इसका क्या फायदा है फिर पैथोलॉजी में? इसका बहुत बड़ा फायदा है। ये हमें एक ही बार में बता देता है कि कोशिका में डीएनए कहाँ है, कितना व्यवस्थित है, मतलब न्यूक्लियस नॉर्मल दिख रहा है या नहीं, और साथ ही आरएनए कहाँ है और कितना है। जैसा मैंने कहा, ज्यादा आरएनए यानी ज्यादा लाल चमक अक्सर कोशिका की बढ़ी हुई गतिविधि का संकेत होता है, जैसे वो तेजी से बढ़ रही हो या बहुत ज्यादा प्रोटीन बना रही हो। सही। कैंसर कोशिकाओं में अक्सर आरएनए का स्तर बदला हुआ मिलता है, तो ये तकनीक कोशिका की स्थिति और उसकी क्या कहते हैं नियत समझने में मदद करती है। नियत। हाँ, इसकी खूबी इसकी सादगी है और एक ही सैंपल में दोनों न्यूक्लिक एसिड की जानकारी देना है। हाँ, ये जरूर है कि इसे करने के लिए सही बफर्स और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जैसे खास उपकरणों की जरूरत होती है, पर जो जानकारी मिलती है वो काफी उपयोगी होती है। तो कुल मिलाकर आज हमने दो तरह की कोशिकीय जासूसी के बारे में बात की, है ना? हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ बार बॉडीज जो कोशिकाओं में एक्स क्रोमोसोम की गिनती बताकर टर्नर या क्लाइनफिल्टर जैसे सिंड्रोम का पता लगाने में मदद करती हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक्रिडीन ऑरेंज जैसी तकनीकें जो डीएनए और आरएनए को अलग अलग रंगों में चमकाकर कोशिका के अंदर क्या चल रहा है उसकी एक झलक देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तकनीकें चाहे वो बार बॉडी को देखने के लिए क्रेजिल वायलेट स्टेन हो या डीएनए आरएनए में फर्क करने के लिए एक्रिडीन ऑरेंज, ये असल में हमारी कोशिकाओं के अंदर झांकने की खिड़कियां हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे साधारण से दिखने वाले रंग या चमक हमें कितनी गहरी जेनेटिक जानकारी और कोशिका की सेहत के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाले रंगीन धब्बे नहीं है। ये सूचनाओं के खजाने हैं। अगर इन्हें सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये बीमारियों के निदान और जीव विज्ञान की हमारी समझ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, कुछ ऐसा जिस पर वे खुद विचार कर सकें। हाँ, क्यों नहीं, ये सोचने लायक बात है। हमने देखा कि आज की तकनीकें कैसे एक पूरे निष्क्रिय क्रोमोसोम को दिखा सकती हैं या डीएनए और आरएनए जैसे बड़े अणुओं की लोकेशन बता सकती हैं। तो भविष्य में ये स्टेनिंग तकनीकें और कितनी आगे जा सकती हैं? क्या हम कभी ऐसी तकनीकें बना पाएंगे जो एक अकेली जिंदा कोशिका के अंदर उसी वक्त रियल टाइम में ये बता सकें कि कौन सा खास जीन ऑन है और कौन सा ऑफ? रियल टाइम में? हाँ, या कोशिका के अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं किस स्टेज पर हैं, वो भी अलग अलग रंगों की चमक से पता चले। वाह। सोचिए, अगर हम कोशिका को काम करते हुए देख पाएं, उसके हर हिस्से को उसकी उस पल की स्थिति के हिसाब से अलग अलग रंग में चमकते हुए, तो ये भविष्य के डायग्नोसिस, दवाइयों के विकास और जीव विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए क्या मायने रखेगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है।